Assalamu alaikum everybody. Bete, can you hear me? If yes, then please reply me. ओके, गुड इवनिंग बेटे. अच्छा बेटे, क्लास की जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है ना, तुम लोगों को ड्रिल पता है. मैं 5 से 7 मिनट तक वेट करूंगी, फिर लेक्चर स्टार्ट करूंगी. तब तक फारिग मत बैठो, पिछला पढ़ाया रिवाइज कर लो. और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है, जो भी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है, आज से हम लोगों ने अपनी अटेंडेंस भी खुद मार्क करनी है. तो जो भी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है बेटे, 5 से 7 मिनट में जो जो लोग ऑनलाइन हो रहे हैं उनकी अटेंडेंस लिख के या टाइप कर लो या पेज पे लिख लो, जो भी तुम्हें इजी लगता है, और मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अभी व्हाट्सएप कर दो. 5 से 7 मिनट तक मैं वेट करूंगी, फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है?
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटे मैं इधर ही हूँ। ओके, मैं जस्ट 2 मिनट और वेट करूंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे। नीलम नीलम, खुदा के लिए बेटे मैं बोल नहीं रही हूँ, डेट्स वाई नो वॉइस। मैं वेट कर रही हूँ कि बाकी के लोग भी आ जाए बेटे। जैसे क्लास में हम वेट करते थे 5 से 6 मिनट 7 मिनट तक, just like that. Imagine you are sitting in a class. So have patience. I'm right here reading your comments. क्लास की जीआर कौन है? मीन वाइल वो लगाती जाए अटेंडेंस और मुझे ग्रुप में भेजनी है, मैंने अभी जमा करवानी है। अभी बताती हूँ बेटे कौन सी क्लास है आज। कोई अटेंडेंस मार्क कर रहा है?
ओके बेटे, हमने वेट कर ली है अच्छा खासा टाइम, अब हम स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस किसी ने लेके मुझे भेज दी है? क्या किसी ने अटेंडेंस मार्क करके भेजी है मुझे? मुझे कोई ग्रुप मैसेज नजर नहीं आ रहा। मैं मार्क नहीं करूंगी। तुम लोगों की क्लास की जीआर कौन है? लेट मी नो। मैंने तुम लोगों से कभी पहले पूछा नहीं। हु इज द जीआर और सीआर, जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है? सीआर कौन है? मुझे भी नाम बता दो ताकि नेक्स्ट टाइम से मुझे पता हो मैंने किससे कम्युनिकेट करना है। ओके, इफ्रा लिख के भेज दो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में। बेटे, जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारी डायूरेटिक्स की लास्ट क्लास रह गई थी, ऐसा ही था ना? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, वो हमने कवर नहीं किया था। मुझे याद है हमने लूप भी कवर कर लिया था, और हम लोगों ने थायजाइड डायूरेटिक्स और इसके अलावा ऑस्मोटिक और जनरल क्लासिफिकेशन ये सब कुछ कर ली थी, ऐसा ही है? बेटे मुझे बताओगे टाइप करके तो ही मुझे कुछ पता चलेगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। नाम से ये कह रहा है कि मैं बॉडी में पोटेशियम को स्पेयर करवाता हूँ, ठीक है? किसी को याद है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहां पर एक्ट करते थे? कैन समबडी टेल मी? Where does potassium sparing diuretics act, बेटे? You have to tell me site of action। तुम बताओगे फिर मैं समझाऊंगी, मैंने समझाया हुआ है पूरी डायग्राम में। इनाम दानिश की बुक जिसके पास है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स वाले पेज का, जो कि पेज नंबर 131 है, उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दे। उन लोगों के लिए सेंड कर दे जिनके पास बुक नहीं है। जिनके पास बुक है वेरी गुड। अच्छा जी बेटे, क्वेश्चन ये है कि डायूरेटिक्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। हर क्लास किसी नेफ्रॉन की किसी जगह पर जाके एक्ट करती है। तो मैंने पूछा है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कहाँ एक्ट करते हैं? सहर ने जवाब दिया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बी श्योर, ग्रुप में खुलेआम जवाब दो चाहे वो गलत हो। नहीं सहर, जवाब गलत है।
पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करती हैं। अच्छा, आधा सही है और आधा गलत है, चलो ऐसे मान लेती हूँ। सादिया, सादिया सहर, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे भी एक्ट करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं बेटे, जितने भी डायूरेटिक्स हैं वो हाइपोकलीमिया करवाते हैं, ये हाइपरकलीमिया करवाते हैं। हाइपो मीन बाकी की सारी क्लासेस बॉडी में से पोटेशियम को लेके जाएंगी। पोटेशियम का लेवल अगर डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब है बाकी की सारी क्लासेस एरिथमिया करवाएंगी। मैंने बताया था ना, जब भी पोटेशियम बैलेंस डिस्टर्ब होगा एरिथमिया विल बी देयर। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये वीक डायूरेटिक है। याद करो, मैंने तुम लोगों को लूप डायूरेटिक का बताया था, उसका दूसरा नाम है पोटेंट डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर वीक डायूरेटिक्स। ठीक है, अगर ये वीक है तो इनका फायदा क्या है, इनको हम बाकी क्लासेस के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। क्यों, वो ये कि ये चूंकि लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे एक्ट करती है, तो इस तरह होता है जब ये लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पर एक्ट करती है तो पीछे से जितना अब तक पोटेशियम जो है वो बॉडी से निकल कर जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना होता है, ये बिल्कुल उसको लास्ट पार्ट पे एक्ट करके बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेती है और यूं पोटेशियम बॉडी में स्पेयर हो जाता है। और जो उसकी कमी की वजह से इश्यूज होते हैं, नॉट ओनली एरिथमिया, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर एज वेल, सो ये उन्हें प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बाकी क्लासेस के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। अच्छा, इसके मोड ऑफ एक्शन में है कि ये कंपेटिटिव इंटैगोनिस्ट है। अच्छा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में मैं एक चीज और बता दूं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में हमारे पास 3 ड्रग्स के नाम आते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन, ट्राइएमथ्रीन और अमाइलोराइड। इसमें से स्पाइरोनोलेक्टोन दूसरे तरीके से एक्ट करती है और ट्राइएमथ्रीन और अमाइलोराइड टोटली चेंज तरीके से एक्ट करती है। ये दोनों चेंज तरीके से एक्ट करती हैं, ट्राइएमथ्रीन, अमाइलोराइड और स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्पाइरोनोलेक्टोन कैसे एक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, अब पहली ड्रग के ऊपर आते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन के ऊपर। स्पाइरोनोलेक्टोन बेटे एंटेगोनिस्ट है किसका, कंपेटिटिव एंटेगोनिस्ट है। मैंने तुम लोगों को एंटेगोनिस्ट की डिफरेंट टाइप्स बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कंपेटिटिव था, नॉन कंपेटिटिव था, फिर मैंने तुमको एलोस्टेरिक बताया था और इसके अलावा हमने फिजियोलॉजिकल भी पढ़ा था। तो ये कंपेटिटिव है, ये एक्चुअली compete करती है एल्डोस्टेरॉन के साथ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या होता है। ये देखो, ये एक रिसेप्टर है एल्डोस्टेरॉन का और ये है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ने आकर अपने रिसेप्टर के साथ लगना है। ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन है और इस तरफ हमारे पास ये एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर है। अब एल्डोस्टेरॉन ने अपने रिसेप्टर के साथ आकर लगना है। एल्डोस्टेरॉन तुम लोगों को पता होना चाहिए बॉडी के अंदर मौजूद मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है
और फिर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है तो बॉडी में मिनरल्स को स्पेयर करवाता है, यानी सोडियम को नहीं जाने देता, एक्सक्रीट आउट होने देता है, क्लोराइड के लॉस को कम करता है। ठीक है, और ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। तुम लोगों ने कॉर्टिकॉइड्स पढ़े होंगे, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलो। सो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन का बॉडी में जो है वो हमारे आयॉन्स जो हैं उनके बैलेंस को बरकरार रखना होता है, और ये एल्डोस्टेरॉन जब जाके अपने रिसेप्टर के साथ मिलता है तो ये बॉडी के अंदर स्पेयर करवाता है। किसको स्पेयर करवाता है? ये स्पेयर करवाता है सोडियम को और क्लोराइड को। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या एडीमा है तो जनरल फॉर्मूला क्या है? वाटर पीछे पीछे जाएगा सॉल्ट के, यानी कि वहां पर जाके स्पेयर होगा। हम तो ये चाहते नहीं है कि वाटर जाके स्पेयर हो, तो हम क्या करेंगे? या सॉल्ट बॉडी के अंदर जाए तो वो हाइपरटेंसिव स्टेट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये इस तरह होता है कि यहाँ पर आ जाता है हमारे पास स्पाइरोनोलैक्टोन एस। इसकी भी ये शेप होती है। ये एल्डोस्टेरॉन के साथ मुकाबला करता है, उसको उसके रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं होने देता और खुद जाके अटैच हो जाता है रिसेप्टर के साथ। एल्डोस्टेरॉन के साथ मुकाबला करता है, उसको उसके रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं होने देता, खुद जाके अटैच हो जाता है। जब खुद जाके अटैच हो जाता है तो एल्डोस्टेरॉन की जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब एल्डोस्टेरॉन का जो अपना काम था कि उसने बॉडी में स्पेयर करना था, सोडियम को भी एक्सक्रीट नहीं होने देना था, क्लोराइड को भी नहीं, वो सारे काम नहीं होते और बॉडी से सोडियम और क्लोराइड एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है और पोटाशियम की सिक्रीशन कम हो जाती है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटे? बेटे अमाइलोराइड, सॉरी, स्पाइरोनोलेक्टोन एक ऐसी ड्रग है जो कंपीट करती है किसके साथ? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन के साथ। एल्डोस्टेरॉन ने जाके अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करना होता है। एल्डोस्टेरॉन जब अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है तो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। एल्डोस्टेरॉन कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन क्या है एल्डोस्टेरॉन का? बॉडी में से सोडियम और क्लोराइड को ज़ाया नहीं होने देना। लेकिन हाइपरटेंसिव सिचुएशन में हम चाहते हैं कि बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो और वाटर भी गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए सोडियम के पीछे जाएगा। इस चीज से मुकाबला करने के लिए हमारे पास दवाई है स्पाइरेनोलेक्टोन, जो कि पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। वो रिसेप्टर पर जहां पर एल्डोस्टेरॉन ने जाके कंबाइन करना होता है वहां पर जाकर खुद कंबाइन कर देती है, एल्डोस्टेरॉन को वहां पर जाके कंबाइन नहीं करने देती। और जब एल्डोस्टेरॉन अपनी जगह पर कंबाइन नहीं होती तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और यूँ बॉडी में सोडियम और क्लोराइड जो हैं वो स्पेयर नहीं होते बल्कि बॉडी से निकल जाते हैं और पोटेशियम स्पेयर होता है। इसलिए इसका नाम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है कि बॉडी से पोटेशियम को निकलने नहीं देता, क्योंकि उसे एरिथमिया और दूसरी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं पोटेशियम की लॉस की वजह से। ये इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप समझ आ गई है?
बेटे अब समझ आ गई है? मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने आगे जाना है कि नहीं? कम ऑन बेटे, आधी एनर्जी तो मेरी इसी में गुजर जाती है। ओके ग्रेट। नाउ आई वांट यू टू रीड इट फ्रॉम इनाम दानिश बुक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक तसल्ली से। और इनाम दानिश ने जो नेफ्रॉन की एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको भी देखो, फिर मैं आगे चलूंगी। इनाम दानिश की बुक है तुम लोगों के पास? है तो उसमें से पढ़ो। जिनके पास नहीं है उनके लिए तुम लोगों में से कोई एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दे। मेरी सोफा मिल नहीं रही है, इधर ही कहीं होगी। मीनवाइल जिसके पास किताब है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक का स्क्रीनशॉट शेयर कर दे। यू हैव लाइक 3 मिनट्स टू रीड इट आउट, रीड इट आउट। और जब तक तुम रीड आउट कर रहे होगे मैं खामोश रहूंगी। सो टाइप मत करना कि आवाज नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रही इसलिए नहीं आ रही। जब तुम्हें पढ़ने का टाइम दिया तो व्हाई वुड आई टॉक और स्पीक?
ओके गुड बेटे, इट्स डन रोनाल्ड, वेरी गुड। बस 2 मिनट में और वेट करूंगी, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी। बाकी लोग भी देख लें, जो चीज समझ नहीं आ रही यू हैव टू आस्क मी राइट अवे। ओके बेटे, अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे स्टार्ट करने लगी हूँ। स्पाइरोनोलेक्टोन मैंने तुम्हें कवर करवा दिया। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में लिखा हुआ है, ये तुमने याद नहीं करनी कि स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड दैट एक्ट्स एज अ competitive antagonist to aldosterone. It has slow onset and requires several days before full therapeutic effect is achieved. ऑनसेट इसका स्लो है, फुल थेराप्यूटिक इफेक्ट की बात कर रहा है, काम करना शुरू कर देता है, लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स अपना इट टेक्स सम डेज। उसके बाद है इसके इंडिकेशन। स्पाइरेनोलेक्टोन इज अ वीक डायूरेटिक, so used usually in combination with other diuretics like thiazide or furosemide in the management of what refractory edema, which is a peripheral edema, okay, and then edema in cirrhosis of liver, cardiac failure and nephrotic syndrome। बेटे वही मैंने बात जो भी पहले कही थी कि मैकेनिज्म सॉरी एक्शन इसका वीक है, दूसरों के साथ इसको कंबाइन करके यूज किया जाता है। और रिफ्रैक्टरी एडीमा एक ऐसा एडीमा होता है, पेरिफेरल एडीमा, कि दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू डाइटरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन। यानी इसका मतलब है कि किसी को हम सोडियम खाने से मना कर दें कि डाइट में सोडियम का इस्तेमाल ना करो, तो जो है वो तुम्हें एडिमा या एडिमेटस स्टेट नहीं होगी। लेकिन रिफ्रैक्टरी एडीमा ऐसा है कि वो सोडियम को डाइट में रिस्ट्रिक्ट करने से नहीं जाता, तो ऐसी कंडीशंस में हम स्पाइरोनोलेक्टोन यूज करते हैं। या अगर किसी का जिगर का मसला है या कोई कार्डियक फेलियर है या कोई किडनी का प्रॉब्लम है, वहां पर अगर एडीमा है तो वहां पे भी हम इसको स्पाइरोनोलेक्टोन को यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है बेटे? बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम को स्पेयर कर रहा है तो हाइपरकलीमिया हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर डायूरेटिक्स, इन दिस वे देयर हाइपोकलीमिक इफेक्ट इज बैलेंस्ड विद द हाइपरकलीमिक इफेक्ट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। ये बेटे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो अपोजिट चीजों को हम मिला दें और उससे आपस में एक इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाए। बाकी सारे डायूरेटिक्स सॉरी बाकी सारे डायूरेटिक्स करते हैं हाइपोकलीमिया, ये करता है हाइपरकलीमिया। तो जब हम इसको दूसरे डायूरेटिक्स के साथ मिला देते हैं तो हाइपो और हाइपर
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस तरह एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जैसे डायरिया वगैरह, फिर सर दर्द, एटेक्सिया, डिसओरिएंटेड मूवमेंट्स, लेथार्जी, ड्राउजीनेस। एक एक जो इसका खास एक दो साइड इफेक्ट है जिसपे अक्सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी आता है, वो है गायनिकोमास्टिया। You know what is gynecomastia? That is the enlargement of the mammary glands in males. तो स्पाइरोनोलेक्टोन को यूज करने की वजह से मेल्स में गायनिकोमास्टिया हो जाता है और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, एंड देन हिर्सुटिज्म विच इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द फेस, ओके, इन विमेन। तो ये इसके दोनों साइड इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑब्वियसली बेटे, अगर किसी को पहले ही हाइपरकलीमिया है और ये बॉडी में स्पेयर करवा रहे हैं पोटेशियम को, तो हम इसको ऐसे पेशेंट में नहीं देंगे। इसके अलावा अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर का प्रॉब्लम है तो वहां पर भी ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। ट्रायमट्रीन और अमाइलोराइड। ट्रायमट्रीन और अमाइलोराइड भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की अदर दो ड्रग्स हैं, बट इसमें एक चीज याद रखना, ट्रायमट्रीन और अमाइलोराइड स्पाइरोनोलेक्टोन की तरह बिल्कुल बॉडी में पोटेशियम स्पेयर करवाते हैं, सोडियम को निकालते हैं, क्लोराइड को निकालते हैं, वाटर निकलता है, सारा काम वैसे करते हैं, लेकिन ये एल्डोस्टिरोन के इंटेगोनिस्ट नहीं हैं। ये दोनों जाकर एक्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। तीनों एक ही काम करते हैं, ड्रग्स, एंड रिजल्ट तीनों का एक ही है। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब कि तीनों जो एक क्लास के अंदर ये जो तीनों ड्रग्स है, तीनों एक ही काम करती हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से करती हैं। शहर अपना सिस्टम चेक करो बेटे, मेरे पास फुल सिग्नल आ रहे हैं, मैंने बल्कि दो अल्टरनेटिव रखे होते हैं, अगर कहीं से एक से सिग्नल ड्रॉप हो मैं दूसरे नेटवर्क पर स्विच करती हूँ, बट इस वक्त मेरे पास फुल सिग्नल आ रहे हैं। तो बेटे ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है, ये एल्डोस्टिरोन के साथ जाके कुछ नहीं करता, ये बल्कि कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। याद है मैंने तुम्हें आखिरी एक चैनल बताया था, मैंने तुम्हें कहा था आखिरी चैनल यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है, फिर एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर। ठीक है, याद है, ये डायरेक्टली जाके ना इस वाले चैनल पे एक्ट करती है, ट्रायमट्रीन और अमाइलोराइड, और ये एल्डोस्टिरोन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये एल्डोस्टिरोन की इंटेगोनिस्ट नहीं है, वही काम करती हैं, बट चैनल पर से रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती हैं सोडियम की और क्लोराइड की। तो ये बाकी सारे इफेक्ट इनके वैसे ही हैं, लेकिन ये इंटेगोनिस्ट नहीं है किसकी, एल्डोस्टिरोन की। यहाँ पर मेरा डायूरेटिक्स का, हमारा डायूरेटिक्स का चैप्टर खत्म होता है। अब मैं चाहूंगी स्पाइरोनोलेक्टोन का मैकेनिज्म तुमने पढ़ा था, अब फार्मेकोकाइनेटिक्स से लेके एंड तक सारा पढ़ो, और उसके बाद 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जो क्वेश्चन है 5 मिनट के बाद मुझसे पूछो, फिर हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, इट्स योर टाइम नाउ। 5 मिनट के लिए मैं चुप हूँ इसलिए आवाज नहीं आएगी।
बेटे फॉर गॉड सेक, ये नो वॉइस आई एम सिक ऑफ इट. इससे पहले जो मैं तुम्हें कहती हूँ वो समझ नहीं आता. मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है, जब तुम पढ़े हो तो मैं भी बोल रही हूँ. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू टू रीड इट? I am quiet. I have given you 5 minutes to read the whole topic which we have just covered. तो अगर मैं तुम भी पढ़े ऊपर से मैं भी बोल रही हूँ तो क्या मकसद है उसका? कितनी दफा समझाया है फिर भी तुम लोगों को समझ ही नहीं आती है. क्लियर हो गया है? सारा पढ़ लिया तुम लोगों ने? अब मैनेजमेंट पे चले. कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुम्हारा? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया तुम लोगों का? ओके ग्रेट. यहाँ पर हमारे डायूरेटिक्स कवर हो जाते हैं. पूरा डायूरेटिक्स का चैप्टर भी खत्म हो गया है और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का भी खत्म हो गया है.
ये तुम्हारा 23 तारीख को जो एमसीक्यूज का टेस्ट होना है उसका सिलेबस है, उसमें पूरा डायूरेटिक्स का चैप्टर भी शामिल है जो पेपर कॉलेज मिड टर्म ले रहा है, और उसमें पूरा ये भी शामिल है फर्स्ट चैप्टर भी। एक ग्रुप में कोई एक इसको लिख के टाइप कर दें, बेशक मैं यहाँ पे कह रही हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मुझसे पूछना है क्या है सिलेबस, क्या है सिलेबस। इंट्रोडक्शन एंड डायूरेटिक्स वाला चैप्टर तुम्हारे मिड टर्म के सिलेबस में शामिल है। राइट इट डाउन एंड शेयर इट इन द ग्रुप। मैनेजमेंट में मैंने तुम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट का चैप्टर खत्म करवाया था लास्ट टाइम। नो टाइम इज नॉट ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश बेटे, 2 घंटे की क्लास है। इट्स 5 to 7, so don't worry Ronalds, we have a one big hour। अभी सिर्फ 6 बजे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का चैप्टर हम लोगों ने सारा कवर कर लिया था, ऐसा ही है, कॉन्फ्लिक्ट में कुछ रहता तो नहीं था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का चैप्टर आज मैं तुम लोगों के साथ स्टार्ट करने लगी हूँ। कम्युनिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले माय क्वेश्चन टू यू इज, जिसका टाइप करके आंसर दो कि जब मैं कम्युनिकेशन कहती हूँ तो तुम्हारे लिहाज से व्हाट इज कम्युनिकेशन। राइट इट डाउन एंड सेंड इट टू मी। व्हाट इज कम्युनिकेशन?
कम्युनिकेशन जो है वो कन्वर्सेशन है बिटवीन टू एंड मोर and then two people, okay, exchanging information with two persons or groups, okay, great. ठीक है, टू वे प्रोसेस, ओके, परफेक्ट. ग्रुप में मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, काइंडली हैव अ लुक एट इट. ग्रुप में कम्युनिकेशन की मैंने सेंड किए पिक, तुम सबको मिल गई है? बेटे कम्युनिकेशन और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्टार्ट करवाने लगी हूँ. प्लीज हैव अ लुक एट द स्नैपशॉट आई शेयर्ड इन द ग्रुप. Communication is a complex, ongoing, dynamic process in which the participants simultaneously create shared meaning in an interaction. ये जो डेफिनेशन मार्क हुई हुई है उसमें हाईलाइट हुई है, ये उसकी डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स और ऑन गोइंग और डायनामिक प्रोसेस है. देखो, स्टैटिक वो चीज होती है जो रुक जाती है. व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू समबडी, टू पीपल आर एक्सचेंजिंग देयर व्यूज कॉन्टिन्यूअसली. So that is why communication एक ongoing, complex और dynamic process है. और इसमें participants क्या करते हैं? Shared meaning, यानी कि shared meaning से मुराद ये है कि जो sender कहना चाह रहा है, receiver भी वही समझता है. तो जो भी वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसका वो एक shared meaning create करते हैं when they interact with each other. पेपर में जब तुम्हें communication की definition आए तो तुमने ये लिखनी है. उसके बाद तुम नीचे देखोगे हेडिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जराए, यानी कम्युनिकेशन कैसे की जाती है. ठीक है, इसके ऊपर एक सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. तुमने कहना है द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज में नीचे हमारे पास तकरीबन 6 से 7 ऑप्शंस हैं, जिसमें है इन पर्सन, बाय फोन, वॉइस मेल, टेक्स्ट, ईमेल, पोस्टल मेल. ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास. जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मींस डिफरेंट जराए क्या है हमारे पास कम्युनिकेशन के. तो तुमने इस क्वेश्चन को
एड्रेस करना है, ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन के बाद मोड्स आ गए हैं। सबसे पहले तुम्हारे ख्याल से सबसे बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तुम्हारे ख्याल से बेटे सबसे बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मैंने डिफरेंट ऑप्शन शेयर किए हैं, उसमें से मुझे बताओ। ये जो 7 ऑप्शंस मैंने शेयर किए हैं, इसमें से तुम्हारे हिसाब से बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है और क्यों? अपना रीजन इधर टाइप करो। इन पर्सन बेटे, इन पर्सन क्यों? फेस टू फेस होके वाई? खाली जवाब नहीं देना, मुझे रीजन भी बताना है ताकि मुझे पता लगे तुम्हें समझ आ रही है। ओके, सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट सहर बेटे यू आर राइट। हमेशा ज़हन में रखो, जब भी हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं उस वक्त हम एज अ होल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मीन्स अगर तुम मुझे फोन करो और मुझे बताओ कि कल एक मीटिंग का पॉइंट है, मैं वहां पर आना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें कहूंगी ओके आई विल कम। अब तुम मेरे यहाँ पर ओके आई विल कम से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेदर आई एम गोना कम और नॉट, whether I'm gonna come or not, because actually you cannot we are not communicating directly. You cannot read the my face expressions and all the rest of the things. The body language is there. लेकिन जब हम किसी को सामने करके बात कर रहे होते हैं और अगर उसकी वर्बल कम्युनिकेशन और उसके जेस्चर्स एक दूसरे के साथ टैली नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि दैट पर्सन डजंट वांट टू कम। अगर तुम मुझे कहो कि जी इन पर्सन मिलो और मैं कहूंगी अच्छा मैं आऊंगी, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरे जेस्चर से ये लग रहा है कि आई एम नॉट गोना कम, सो दैट इज अ क्लियरर पिक्चर एज कंपेयर टू यूजिंग अ फोन। सो सबसे ज्यादा इंटीमेट कन्वर्सेशन के लिए, कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन के लिए और होल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर आउट करने के लिए हम फेस टू फेस या इन पर्सन कन्वर्सेशन यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटिंग समवन फेस टू फेस इज द मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट। द इंडिविजुअल कैन सी योर फेस, सी योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हेयर योर वर्ड्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब जब पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा, ये कम्युनिकेशन का चैप्टर, कम्युनिकेशन का चैप्टर बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर के बाद कम्युनिकेशन का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट, सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी ऑप्शंस आएंगी। तुमने लिखना है फॉलोइंग आर वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसके बाद तुमने नीचे उनको मेंशन करना है। पहली वाली हेडिंग दोगे इन पर्सन, वेरी गुड, ये सादिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी गुड। इन पर्सन में बेटे जो पहली 2 लाइनें मैंने अभी पढ़ी है वो मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है बाय फोन। बाय फोन मीन, अब मुझे बताओ बाय फोन कैसी कन्वर्सेशन होगी तुम्हारे ख्याल से? अब देखो बेटे, पहला मैंने कन्वर्ट कर दिया इन, सॉरी हम लोगों ने कवर कर लिया इनकम्प्लीट, फिर है बाय फोन।
The telephone is slightly less intimate than in-person communication. Tone of voice, for instance, can be conveyed and phone conversation can be two-way. अब क्या है, वॉइस की टोन क्या है वो तो तुम्हें समझ लग रही है, पर जेस्चर क्या है वो तुम्हें पता नहीं लग रहा. सो लेस इंटीमेट कन्वर्सेशन के लिए हम टेलीफोन को यूज कर सकते हैं. मोर इंटीमेट कन्वर्सेशन के लिए क्या यूज करेंगे, इन पर्सन. लेस इंटीमेशन के लिए हम यूज करेंगे फोन. फिर हमारे पास वॉइस मेल आ जाती है. वॉइस मेल की अब तुम हेडिंग दोगे, ये जो ऊपर डॉटेड हेडिंग बनी हुई है ना, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की है, अब उसमें से तुम थर्ड हेडिंग शेयर करोगे वॉइस मेल की, और उसके अंदर तुम वॉइस मेल को शेयर करोगे कि द टोन ऑफ वॉइस, फॉर इंस्टेंस, सॉरी, वॉइस मेल इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. वॉइस मेल इज यूजफुल टू कन्वे इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट नेसेसरीली सेंसिटिव एंड मे और मे नॉट रिक्वायर अ रिप्लाई. अब जैसे मैं कहूँ, वॉइस हम मेल भेजते हैं एक से ज्यादा लोगों को. नॉर्मली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मुझे पता है कि हम लोग जो है वो ग्रुप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, पर टेलीफोनिक जरा लेस इंटीमेट के लिए यूज की जाती है. वॉइस हम यूज करते हैं जब तुम्हें किसी से जवाब की जरूरत नहीं. मसलन मैं कहूँ कल मीटिंग का टाइम जी इस जगह पर 4 बजे है, और मैं ग्रुप में ये वॉइस मेल भेज दूं, और अब जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको ये वॉइस मेल मिल जाएगी कि कल मीटिंग का टाइम ये है. उनका जवाब आने की जरूरत नहीं है कि वी विल बी देयर, वी विल बी देयर. तुम्हें पता लग जाएगा द मैसेज इज बीइंग कन्वेड बिकॉज ऑल दोज पीपल आर इन दैट ग्रुप. ठीक है, तो उसके बाद बेटे हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट है मेरे, अच्छा, द टाइम एंड प्लेस ऑफ एन अपकमिंग मीटिंग. ये वही एग्जांपल जो मैंने तुम्हें भी दी है अपकमिंग मीटिंग वाली, वो आ जाती है वॉइस मेल के अंदर. उसके बाद है नेक्स्ट ईमेल. ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है, email is useful for information similar to that conveyed by voicemail, and like some voicemail systems can be broadcast to large groups at once. The dates and times for a blood drive are a good example of a broadcast message. ठीक है, conveying complicated information and may require through before the receiver replies in another value of using email. बेटे वॉइस ईमेल का भी वही पर्पज है जो वॉइस मेल में है, कि ईमेल में हम एक कन्वर्सेशन बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं. ठीक है, ईमेल में एक कन्वर्सेशन हम बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, पर ईमेल में हमारे पास उसका रिटन एविडेंस होता है. हमारे पास उसका क्या होता है, रिटन एविडेंस होता है. रिटन एविडेंस से हमें पता लग जाता है कि हमने उसको किस तरह आगे बताना है. जैसे कि वॉइस में तुमने मीटिंग का टाइम बता दिया, ईमेल में तुमने उसको बाय रिटन करके दे दिया. कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, तुम किसी से चाहते हो कि वो वॉइस मेल में नहीं, तुम लिख के किसी से पूछो, कोई तुम्हें लिख के रिप्लाई करे, सो वी ऑप्ट आउट फॉर ईमेल. उसके बाद अगली ऑप्शन है मेरे पास पोस्टिंग मेल. ठीक है, पोस्टिंग मेल. पोस्टिंग मेल में हमारे पास बेटे आ जाता है बिल्कुल ईमेल की तरह है. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक जरिए से जाती है, पोस्टिंग मेल यू नो बाय पोस्ट जाती है. सो इसमें भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं लेकिन बाय पोस्ट. उसके बाद है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इंक्लूडिंग. अच्छा, ये जो पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया और ये टेक्सटिंग वगैरह है, टेक्सटिंग के पहले ऊपर बात कर रहे हैं. टेक्सटिंग भी शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम कहते हैं एसएमएस का क्या मतलब होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस. फिर हमारे पास लास्ट फॉर्म आ जाती है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कम प्राइवेट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. जब तुम लोग अपने पेज पे कुछ शेयर करते हो या फेसबुक पेज पे या कहीं भी, तो उससे वो ऑडियंस जिसको तुमने फ्रेंड जोन नहीं किया हुआ, वो भी तुम्हारी उन पोस्ट को देख सकती है. तो ये सोशल मीडिया सबसे इनसिक्योर फॉर्म है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. हाँ जी, रिटर्न एविडेंस बेस्ड. ठीक है, रिटर्न में एविडेंस बेस्ड होता है. वो जो रिटर्न पोस्टल मेल है ना, अब अगर तुम्हारी कोई तरक्की हो रही है, तुम्हें किसी ने जॉब से निकालना है, तो वो तुम्हें फोन करके कहेंगे कि जी तुम्हारी तरक्की हो रही है, उसका हम हमेशा रिटर्न एविडेंस रखेंगे, और वो हमेशा पोस्टल मेल से होता है. ईमेल के जरिए बेशक किसी को रिमाइंडर दिया जा सकता है, लेकिन पोस्टल मेल के जरिए हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं. अब अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बेस क्या है, वर्बल या नॉन वर्बल क्या है, तुम्हें पता चल गया है. सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आती है, जिससे कि तुम कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि बॉडी तुम्हारी कन्वर्सेशन का साथ नहीं दे रही. वर्बल के अंदर व्हेन यू आर एक्चुअली स्पीकिंग टू समबडी. उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल. ऑफिशियल के अंदर जब तुम किसी को लेटर लिख के दे रहे हो, कोई ईमेल के जरिए किसी से रिप्लाई मांग रहे हो, और नॉन ऑफिशियल में तुम्हारे पास बाकी के सारे जराए आ जाते हैं. ठीक है, अब जितना मैंने कवर करवाया है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर 5 मिनट दे रही हूँ. ये सारे के सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी के अभी रीड करो, ये जो मैंने ग्रुप में शेयर की हैं.
फिर मैं आगे जाऊंगी डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन पे। शाबाश, हिम्मत करो, आज आधा चैप्टर खत्म करना है। अब मैं खामोश हो रही हूं इसलिए तुम्हें आवाज नहीं आएगी, तुम्हें पढ़ने के लिए कहा है।
ओके बेटे, क्लियर? 5 मिनट हो गए हैं, मैं आगे स्टार्ट करने लगी हूँ। ग्रेट बेटे, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस। पहले तुमने मेरे साथ मोड्स पढ़े। मोड्स का मतलब है तरीके। मोड्स का दूसरा नाम ये भी हो सकता है वेज ऑफ कम्युनिकेशन। एक है वेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? बेटे ग्रुप में मैंने एक स्नैपशॉट शेयर की है, प्लीज हैव अ लुक एट इट। डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन पे मिल गई है सबको? डायरेक्शंस का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन किस वे में फ्लो करती है। कम्युनिकेशन या तो ऊपर से नीचे फ्लो करेगी, या नीचे से ऊपर फ्लो करेगी, या लेटरल फ्लो करेगी, या डायगोनल। जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आए, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्शंस में बेटे हमने ये कवर करनी है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है। तुमने पेपर में लिखना है फॉलोइंग आर द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो यू विल मेंशन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल एंड डायगोनल। तो सबसे पहले बेटे, जब कोई आपकी अथॉरिटी आपको कोई काम करने के लिए कहती है तो वो क्या होती है? वो डाउनवर्ड होती है। अफसर जब अपने किसी सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। पहले तुमने लिखना है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर तुमने लिखना है, मेंशन करना है फ्रॉम अथॉरिटी और फ्रॉम ऑफिसर और फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू दी व्हाट सबॉर्डिनेट्स। इसका पर्पस क्या होता है? कोई ऑर्डर पास करना हो, कोई काम करवाना हो, किसी मैटर को इंक्वायर करना हो, तो कम्युनिकेशन हमेशा डाउनवर्ड होती है। अथॉरिटी तुम्हें हुक्म देती है कोई काम करने के लिए। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड का मतलब जब सबॉर्डिनेट बात करेगा अपने अफसर से। सबॉर्डिनेट जब अपने अफसर से बात करेगा तो उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस होगा अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई हल तलाश करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या क्या करना, रिक्वेस्ट करना किसी काम के लिए। तो ये पर्पस होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन का। अब हम आ जाते हैं लेटरल पे। लेटरल क्या है? लेटरल अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स एट द सेम हायरार्किकल लेवल। एक ही हायरार्की पे जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर एट द सेम लेवल। जैसे एक डिपार्टमेंट की जो हेड नर्स है वो दूसरे डिपार्टमेंट की हेड नर्स से जो बात करेगी, या एक फिजिशियन किसी दूसरे फिजिशियन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगा, दैट इज लेटरल। अब डायगोनल पे आ जाते हैं। डायगोनल पे बेटे जब हम अक्रॉस द डिपार्टमेंट, अक्रॉस पहले एक पे, अब अक्रॉस द डिपार्टमेंट हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, लाइक कोई नर्स मैनेजर डिस्कस कर रही हैं, या डिपार्टमेंट हेड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डायगोनल में क्या है? डिफरेंट हिरार्किकल लेवल आ जाते हैं, लेटरल में सेम आ जाता है। स्टाफ नर्स बात करेगी चीफ, चीफ बात करेगा मेडिकल से, ये आ जाएगी डायगोनल। अब बोथ लेटरल और डायगोनल का क्या पर्पस होता है कम्युनिकेशन का? इसका कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग करना, डिस्कशन करना और निगोशिएशन करना। ये दोनों का मेन पर्पस है।
अब ये जो पैराग्राफ मैंने तुम्हें दिया हुआ है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारा रीड करो, 5 मिनट दे रही हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तुमने मुझसे पूछना है। रीड करने से पहले तुमसे मैं पूछ रही हूँ, मैंने अब तक जितना समझाया है वो समझ लगा है? कोई ऐसी बात है जो तुम दोबारा पूछना चाह रहे हो? क्विकली रिकैप कर देती हूँ। मोड डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की 4 डायरेक्शंस हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल और डायगोनल। अपवर्ड तब होगी जब कोई सबॉर्डिनेट अपने अफसर से बात करेगा अपनी किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। डाउनवर्ड तब होगी जब कोई ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को कोई हुक्म, कोई ऑर्डर पास करेगा उससे काम करवाने के लिए। लेटरल तब होगी जब एट द सेम हिरार्किकल लेवल ऑफिसर्स आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। डायगोनल तब होगी जब डिफरेंट हिरार्किकल लेवल में हम आपस में इंफॉर्मेशन को फ्लो करेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटे? है तो पूछ लो। ओके ग्रेट, नाउ यू हैव 5 minutes बेटे, प्लीज रिवाइज इट फ्रॉम द बुक जिसकी स्नैपशॉट मैंने शेयर किया डायरेक्शंस की। राइट नाउ यू हैव टू डू इट।
ओके बेटे, आई होप सो तुमने रीड कर लिया होगा, सब कुछ क्लियर है? बेटे इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। मुझे ऐसे लग रहा है कि क्लास में ना बस ये सहर या सादियां हैं रिप्लाई करने के लिए, बाकी सब ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। आज इतना ही काफी है, मैं साइन ऑफ करने लगी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब अपना सिलेबस सुन लो पेपर के लिए। कॉन्फ्लिक्ट वाला पूरा चैप्टर, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की थेरीज वाला पूरा चैप्टर, जो जो मैंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्टाइल्स पढ़ाए हैं, ये सारा कुछ तुम्हारा शामिल है। मैनेजमेंट का अब तक मैंने जितना कवर करवाया आज के लेक्चर तक, ये सब का सब शामिल है तुम्हारे अपकमिंग पेपर में, जिसकी डेटशीट तुम्हारे साथ शेयर की है। एमसीक्यूज टाइप पेपर है तुम्हारा जो मैं लूंगी। नाउ हैव अ नाइस वीकेंड, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन तो नहीं है तुम्हारा पेपर को लेके? ओके, तुम नहीं बोल रहे तो फिर नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।